हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैं बता दूं आपको उसके बारे में थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना और मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो ये वाला टॉपिक आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ +2 में नहीं, जब आप आगे ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन जब आपका इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो ये जब आप इंटरव्यू देने तक जाओगे, इंटरव्यू तक में इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जब इंटरव्यू देने जाएगा ना, सबसे पहले आपको पूछेंगे बताओ क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है। अभी आपको इन चीज़ों के बारे में शायद नहीं पता होगा, बट आज की क्लास खत्म होते होते आपको इन पे मास्टरी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस ये क्लास ध्यान से सुन लेना, इन टॉपिक्स पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है मैं आपको बता दूं। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसमें क्या होता है, टूल्स ऑफ आरबीआई होते हैं। आरबीआई के टूल्स किसके लिए? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। पता होगा आपको, इन्फ्लेशन को बोलते हैं हिंदी में महंगाई, डिफ्लेशन को बोलते हैं मंदी, है ना। जैसे मंदी आज के टाइम पे देश में हमारे मंदी चल रही है, लोगों के पास काफी कम पैसा है, देश में मनी का फ्लो काफी कम हो गया है, ठीक है। ओके, और इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मार्केट में हर चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? ओके, सुनो, पहले लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है, ठीक है, और डिमांड काफी बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड बढ़ने के कारण आपको पता है डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस में इंक्रीज आता है, उसी को बोलते हैं हम महंगाई या बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, अब आरबीआई का काम क्या है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें। दो बंदे कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, एक तो आरबीआई, दूसरा हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी को बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का मतलब होता है, आपको पता है, आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। आप में से मेरे को लगता नहीं कोई भी कभी आरबीआई में गया होगा, ठीक है। आरबीआई पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करता है, आरबीआई डील करता है सिर्फ बैंक्स के साथ, ठीक है। हम पैसा बैंक से जरूर लेते हैं, बट बैंक्स पैसा कहां से लाते हैं? कुछ तो हमारे डिपॉजिट यूज करते हैं, कुछ वो पैसा बोरो करते हैं कहां से? आरबीआई से। कुछ डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ बोरो करते हैं, और उसी के बारे में हमने आज में की क्लास में पढ़ना है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आरबीआई के टूल्स। तो आरबीआई के जो टूल्स हैं जो कंट्रोल करने के यूज करते हैं इन्फ्लेशन को, वो है क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे कि आपने नोट्स में देखो, उसमें लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पूरी इकोनॉमी को, विच इफेक्ट्स होल इकोनॉमी। एंड क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को, पूरी इकोनॉमी को, पूरी कंट्री को इफेक्ट नहीं करते, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर पूरे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो, पूरे देश में महंगाई है, तो हम यूज करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स। बट अगर किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तो हम सिर्फ उस स्पेसिफिक सेक्टर में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो बात कर रहे हैं पहले क्वांटिटेटिव टूल की, जो है बैंक रेट। एक्चुअली बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। आरबीआई लोन दे रहा है, तो इसके बदले में आरबीआई कुछ इंटरेस्ट लेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं हम बैंक रेट, ठीक है। ओके, ये चल रहा है आज की डेट में 4.65%। अब कमर्शियल बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से 4.65% पे, और आगे ये पब्लिक को देंगे तो इससे कम में देंगे कि ज्यादा पे देंगे? ऑब्वियसली इससे ज्यादा पे देंगे, बीच में उन्होंने प्रॉफिट अपना काम अर्न करना है। तो मिनिमम जो किसी भी लोन पे जो रेट चल रहा है आजकल, मेरे अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम जो रेट का लोन का रेट चल रहा है वो है 7.5% के अराउंड, ठीक है। तो बीच में जो इसका डिफरेंस है, ये जो है कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। रेपो रेट इज जस्ट सेम एज द बैंक रेट। नेक्स्ट है रेपो रेट विच इज जस्ट सेम एज द बैंक रेट, बट इसमें क्या होता है, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को लोन लेने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी आरबीआई को देनी पड़ती है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। इसमें सिक्योरिटी में क्या देते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज देते हैं। रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज देते हैं और उसके बदले में लोन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं बताऊं कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए। बैंक रेट ज्यादा होना चाहिए कि रेपो रेट? ऑब्वियसली जिसमें सिक्योरिटी नहीं है उसमें रिस्क ज्यादा है। ये इतना है, तो ये 4% चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में क्या होगा। अगर बात करें बैंक रेट की, अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? ये क्वेश्चन है, बैंक रेट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। देखो ध्यान से देखना, अभी बैंक रेट क्या था कि जिस रेट पे आरबीआई
कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट इंक्रीज होगा कि कम होगा। जैसे आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो क्या होना चाहिए कि अगर वो लोन का रेट इंक्रीज करेगा तो ठीक है, तो नीचे जो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन देंगे वो भी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या पब्लिक कम लोन लेना चाहेगी, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर डिफ्लेशन का केस है तो बैंक रेट कम करेंगे, बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा और आगे वो लोन पब्लिक को कम रेट पे दे पाएंगे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा लोन लेंगे और मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सेम बैंक रेट और रेपो रेट सेम हो गए और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बताया था क्या, जिस रेट पे आरबीआई रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे आरबीआई क्या कर रहा है, डिपॉजिट्स ले रहा है, किससे, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स ले रहा है। ठीक है, इसके बदले में जो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है वो होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। अभी देखना ध्यान से, आरबीआई चाहता है कि मार्केट में से पैसा निकल के उसके पास आए, इन्फ्लेशन का केस है, वो चाहता है कि मार्केट में से पैसा निकले और उसके पास आ जाए, तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए, ध्यान सुनना। वो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके पास आए, तो क्या करना चाहिए उसको, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंकों को थोड़ा लालच होगा कि हाँ इसको पैसा दें, तो उसके बदले में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो आरबीआई को देंगे, मार्केट में से निकालेंगे और आरबीआई को देंगे और पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, मार्केट में पैसा कम रह जाएगा, तो ऐसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर डिफ्लेशन के केस है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा, रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा और उसके क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को पैसा कम देंगे और मार्केट में पैसा ज़्यादा देंगे, तो इससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हो, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज अ परसेंटेज, इट इज अ परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स। अगर देखो मैंने पैसे जमा कराए, मैंने अगर 1 लाख रुपया कमर्शियल बैंक में, किसी भी बैंक में, सपोज एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो ये परसेंटेज उसको कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, ये उसका रूल है। इसके बदले में उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको बस ऐसे ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये आज की डेट में चल रही है 3%। अगर मैंने 1 लाख रुपया जमा करवाया तो उसका 3,000 रुपया उसको आरबीआई को देना पड़ेगा, बाकी 97,000 जो बचता है उसका वो लोन दे सकता है। ठीक है, पब्लिक को। ये होगी हमारी कैश रिजर्व रेशियो। बात करते हैं इन्फ्लेशन के केस में कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए। देखना, अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में पैसा कम जाए, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेगा, जिससे ज्यादा पैसा उसके पास आएगा। जैसे अगर मैंने 1 लाख दिया तो उसके बाद 3,000 जा रहा है, अब इसको अगर 4% कर देगा तो 4,000 रुपया कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा और बाकी 96,000 का वो लोन दे सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन के केस में सीआरआर इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन के केस में सीआरआर डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि इतने पैसे कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आए उसकी ये वाली परसेंटेज उसको लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखने पड़ते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, जो एसेट्स जिनको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे लिक्विड एसेट्स। फॉर एग्जांपल बात करें गोल्ड, गोल्ड को हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड के अलावा होता है जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं किसी कंपनीज के, आप ऑनलाइन जाओ शेयर खरीदो, जब चाहो उनको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, 2 दिन में 3 दिन में उनका पैसा आ जाता है। ठीक है, ये होते हैं लिक्विड एसेट्स। तो इतने लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, अभी बात करते हैं, अगर इन्फ्लेशन है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखना, वही एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख मैंने जमा कराया बैंक में, तो उसके कितने पैसे बैंक को, यानी कितने रुपीस बैंक को लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, ये आज की डेट में चल रही है, ये चल रही है 18.5%, एसएलआर चल रही है 18.5%, यानी कि अगर मैं 1 लाख जमा कराता हूं तो 18,500 रुपया बैंक को लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि बाकी पैसे वो यूज कर सकता है लोन के लिए, सेम सीआरआर की जैसे ही है, बट इसमें क्या होता है, लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं बैंक को, अपने पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास नहीं रखने पड़ते, अपने पास रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आरबीआई क्या चाहेगा, अगर इन्फ्लेशन है तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक अपने पास रखे और
कम लोन दे, ठीक है। इन्फ्लेशन के केस में SLR इंक्रीज होगी और अपना डिफ्लेशन के केस में SLR डिक्रीज होगी, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आरबीआई जब हमें कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है तो 4% पे दे रहा है ना। जब वो डिपॉजिट लेगा तो 4 से ज्यादा पे लेगा कि कम पे लेगा? दे रहा है 4% पे, तो ऑब्वियसली इससे कम पे लेगा। ये आज की डेट में है 3.35%, ठीक है। यानी कि अगर आप आरबीआई में पैसा, यानी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उनको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अभी ये 5 हमने कर लिए। अभी ध्यान रखना है पांचों के केस, इन्फ्लेशन है तो पांचों राइज करेंगे, अगर डिफ्लेशन है तो पांचों डिक्रीज करेंगे। ये समरी में बता रहा हूं आपको, अगर इन्फ्लेशन है तो पांचों ही इंक्रीज होंगे, अगर डिफ्लेशन है तो पांचों ही डिक्रीज होंगे। ओके, अभी लास्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, देखो अभी आरबीआई खुद मार्केट में आएगा, ओपन मार्केट में आएगा। ओके, मार्केट में क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, जैसे गवर्नमेंट का कोई अगर लैंड पड़ी है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट की कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी है कुछ भी, तो उसको सेल करेगा, की प्रॉपर्टीज को बाय करेगा। अभी देखना इन्फ्लेशन है तो वो चाहता है कि मार्केट से पैसा निकालना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करेगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा उसको, वो उसके पास पैसा आ जाएगा और मार्केट में पैसा उतना कम हो जाएगा, मनी फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। और अगर डिफ्लेशन है तो चाहता है मार्केट में पैसा और जाए, तो उस केस में वो आम पब्लिक की सिक्योरिटीज, आम पब्लिक के जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो सिक्योरिटीज है उनको बाय करेगा और उनको कैश देगा ताकि मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके साथ हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स पूरे होते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये अफेक्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करते। ये अफेक्ट करते हैं पूरी इकोनॉमी को, ये किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। अभी देखना मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे को जैसे लोन लेना है, ठीक है, मेरे पास घर पड़ा है, मैंने घर गिरवी रख के लोन लेना चाहता हूँ। मेरा घर है 1 करोड़ का, ठीक है। अभी इसके बदले में मेरे को 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ आरबीआई या कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक इसमें कुछ अपना मार्जिन रखते हैं। जितनी की प्रॉपर्टी है प्रॉपर उतना पूरा लोन नहीं देते, उसकी वैल्यू का कुछ परसेंट, सपोज अगर 20%, 30% जैसे आरबीआई के रूल है उतना मार्जिन रखते हैं, बाकी अमाउंट का वो लोन पास कर देते हैं। अगर मार्जिन चल रहा है जैसे 30%, ठीक है, तो 1 करोड़ का 30% मार्जिन रखेंगे कमर्शियल बैंक्स और बाकी जो 70 लाख है, मेरे को 70 लाख का लोन पास होगा। ओके, अब देखना अगर इन्फ्लेशन का केस है तो मार्जिन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर इन्फ्लेशन का केस है तो मार्जिन इंक्रीज करेगा, यानी कि आरबीआई क्या बोलेगा कमर्शियल बैंक्स को कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके बदले में 40% मार्जिन रखो, बाकी 60 लाख का लोन दो। समझ लो, लोन की वैल्यू कम हो रही है अगर इन्फ्लेशन के केस में, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन है तो बोलेगा मार्जिन डिक्रीज कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोन दो पब्लिक को। ओके, अब ये स्पेसिफिक सेक्टर को कैसे इफेक्ट करते हैं? आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या मैं बताता हूँ आपको। कमर्शियल बैंक्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, होम लोन होता है, वर्किंग कैपिटल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह के लोन होते हैं, तो वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसका दूसरा नाम है फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। यानी कि जिस सेक्टर में महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, जिस सेक्टर में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो उस सेक्टर का कोटा, जो उस सेक्टर का लोन है, वो आरबीआई कर देगा फिक्स। सपोज की बात करें टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती है? एयरटेल, आइडिया, रिलायंस, वोडाफोन, ये सब आती है टेलीकॉम सेक्टर में। अगर टेलीकॉम सेक्टर में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो आरबीआई बोलेगा कि सारे बैंक्स मिला के मैक्सिमम 1000 करोड़ का लोन दे सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर को, ठीक है। उसने बोल दिया एचडीएफसी 100 करोड़ दे सकता है, एसबीआई 100 दे सकता है, बाकी 50 करोड़ 60 करोड़ सबको लिमिट दे, सबका कोटा फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मतलब इस सेक्टर में उन्होंने लोन की जो कोटा है वो फिक्स कर दिया, लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा लोन किसी भी कंपनी को या किसी भी पूरे सेक्टर को मिला के इससे ज्यादा लोन नहीं देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटेटिव टूल्स का मोरल सुआशन। मोरल सुआशन में क्या होता है, इसमें 2 वर्ड्स आएंगे, परसुएशन एंड प्रेशर। मोरल सुआशन में क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को गाइडलाइन देता है कि कैसी मनी पॉलिसी, कैसी मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे मतलब रूल्स, कैसे गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। वो गाइडलाइंस बताता है कि ऐसी ऐसी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। अगर इन्फ्लेशन का केस है तो वो बोलेगा कि जो मनी पॉलिसी है उसको रखो डीआर, यानी कि कम से कम लोन देने की कोशिश करो, डीआर मॉनेटरी पॉलिसी रखो। और अगर डिफ्लेशन का केस है वो बोलेगा कि जो अपनी पॉलिसी है उसको थोड़ा लिबरल रखो, इजिली लोन दे दो कस्टमर को, ठीक है। पहले परसुएशन का मीनिंग होता है कि प्यार से समझाएगा कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को प्यार से समझाएगा, अगर तो बात मान के ठीक है, वरना आरबीआई विल यूज प्रेशर, ठीक है। उनको थोड़ा उनका प्रेशर डालेगा कि
पॉलिसी को फॉलो करो, ठीक है। अगर फिर भी फॉलो नहीं करते तो फिर उसके पास लास्ट क्या है कि वो बैंक को डीरिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि बैंक को अपनी लिस्ट से बाहर कर सकता है, बैंक को बंद कर सकता है, इतनी पावर है आरबीआई के पास, ठीक है। इसी के साथ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट होता है। चाहे इसमें सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आना है, बट प्रैक्टिकली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स डाउनलोड कर लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, टॉपिक आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।